इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। इधर से आलू घुसेगा, उधर से सोना बाहर निकलेगा। और फिर इतना पैसा बनेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इतने पैसे का मैं करूं क्या। दरअसल हमारा ये जो समय है वो इसी तरह की झांसेबाजियों का है। और यही जो फॉर्मूला है, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, बॉलीवुड में हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्में कुछ इसी अंदाज में पिछले कुछ समय से बन रही हैं। इधर से हिस्ट्री डालो और उधर से नई हिस्ट्री निकालो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले केसरी पार्ट 2 देखी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित जो फिल्म है। और मुझे बिल्कुल यही लगा कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। इधर से हिस्ट्री डाली, उधर से नई हिस्ट्री निकाली। वो हिस्ट्री जो हमारे मन को अच्छी लगती है, या जिसके द्वारा जो है हम अपने हिसाब से कुछ करना कराना चाहते हैं, अपने ढंग से लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, जिसका असल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। और ये काम करते हुए प्रोड्यूसर को लगता है कि उसके पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि वो समझ नहीं पाएगा कि मैं आखिर इस पैसे का करूं क्या, कहाँ रखूं, किसमें बांट दूं। केसरी 2 देखकर आपको लगेगा कि ये इतिहास की अच्छी खासी मरम्मत कर दी गई है। इतिहास को इतिहास नहीं रहने दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश के इतिहास का एक कलंकित अध्याय है। ऐसा अध्याय जिसके लिए आज तक अंग्रेजों ने माफी नहीं मांगी। ये बात अलग है कि इस पर राजनीतिक बातें हुई, वहां की संसद में भी ये मामला उठा, इसको क्रूर नरसंहार भी मान लिया, सारी बातें हुई। और जब ये हत्याकांड हुआ था तो इतिहास के पन्नों में आप जाएं तो ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमीशन भी बैठाया था, उसकी भी जांच हुई। उसमें भी जो है जिस जनरल डायर ने वहां गोलियां चलाई थी उसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको इंडिया से बुला लिया गया अगले ही साल, बहुत सारी चीजें। तो खैर हम इतिहास में उतना नहीं जाते हैं क्योंकि इतिहास की तो ये फिल्म बात ही नहीं कर रही है। और ये फिल्म एक ऐसी घटना को केंद्र में रख रही है, जलियांवाला बाग जैसी, जो बहुत ही सेंसिटिव है, और उसके बहाने अपना ही मनगढ़ंत इतिहास लोगों को बता रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हम पर जो अत्याचार हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने जो आज तक माफी नहीं मांगी है, मगर इन सब के बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जो हम दिखा रहे हैं कि भारत किस तरह से अखंड है और किस तरह से उत्तर और दक्षिण जो है एक दूसरे की चिंता करते हैं। ये बात हमारे प्रधानमंत्री ने भी पिछले दिनों कही और बताया कि पंजाब में जब नरसंहार होता है तो केरल का एक व्यक्ति खड़ा होता है। ये हमारा इतिहास है। सी शंकर नायर इस कहानी के केंद्र में है। बड़े वकील थे, उस दौर की कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनका बड़ा एक सामाजिक और राजनीतिक रुतबा था। ये उनकी कहानी कहती है और बताती है कि किस तरह से जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब सी शंकर नायर ने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की अदालत में केस किया और कहा कि भाई आपको ये मानना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। फिल्म बताती है कि हजारों लोग उस हत्याकांड में मारे गए। 10 मिनट तक जनरल डायर ने एक सकरी गली से अंदर घुसकर सेना की एक टुकड़ी को लेकर लगातार फायरिंग कराई और वो तब तक फायरिंग कराता रहा जब तक कि सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। और बाद में उसने कहा कि वो इतने से संतुष्ट नहीं था, अगर उसके पास गोलियां खत्म नहीं होती तो वो गोलीबारी को जारी रखवाता। तो ये तो जनरल डायर का अमानवीय पक्ष है, मगर ये फिल्म जिस तरह से बताती है कि सी शंकर नायर ने जनरल डायर के खिलाफ मुकदमा किया और जलियांवाला बाग के शहीदों को न्याय दिलाने की कोशिश की और न्याय अन्याय की इस लड़ाई में आखिरकार वो विजयी होकर निकले। सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुकदमा जरूर हुआ था, मगर वो सी शंकर नायर के खिलाफ हुआ था और जनरल ओ ड्वायर ने किया था, जो उस वक्त के पंजाब प्रांत के गवर्नर थे। और उनकी नीतियों की वजह से इस तरह का असंतोष पंजाब में फैल गया था, इतना दमन होने लगा था वहां लोगों का कि लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन उनके प्रदर्शनों को कुचलने के लिए लगातार ओ ड्वायर जो है दमनकारी नीति को अपनाता रहा। ओ ड्वायर वही है जिसको कि ब्रिटेन में जाकर 20-21 साल बाद सरदार ऊधम सिंह ने गोली मारी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। वो कहानी अलग, लेकिन उस बात को इस फिल्म में यूं शिफ्ट कर दिया गया कि सी शंकर नायर जनरल डायर के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, जबकि हुआ ये था कि ब्रिटेन में भी हंटर कमीशन की रिपोर्ट जब आ गई थी, हालांकि उसके विरुद्ध भी बहुत सारा असंतोष था भारत में, क्योंकि एक तरीके से किसी को सजा नहीं हुई थी। आलोचना वगैरह भले ही हो गई, निंदा भले ही हो गई, मगर किसी को सजा नहीं हुई। तब उसके 2-2.5 साल बाद सी शंकर नायर की एक किताब आई थी, गांधी एंड एनार्की। इससे उन्होंने गांधी जी की आलोचना करते करते ओ ड्वायर की भी आलोचना की थी, जो पंजाब प्रांत के गवर्नर थे उस दौर में जलियांवाला बाग
हत्याकांड के। तो ये किताब जब ओडवायर तक पहुंची तो उन्होंने सी शंकर नायर के खिलाफ लंदन की अदालत में मानहानि का मुकदमा किया था और उस मुकदमे को 2 साल तक सी शंकर नायर ब्रिटेन में लड़ते रहे। हाँ, इस किताब की वजह से और इस मुकदमे की वजह से ये जरूर हुआ था कि जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश एम्पायर जो था वो दबा देना चाहता था, ये चाहता था कि लोगों की आंखों में धूल झोंके इस मामले पर कोई बातचीत नहीं हो, उस मामले को लेकर पूरी दुनिया में बातचीत हुई। लोगों का और दुनिया का ध्यान जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ गया और इसी मुकदमे के बारे में कहा जाता है कि इसने ब्रिटिश एम्पायर को थरथरा दिया था, हिला दिया था। अब इन घटनाओं और इन किरदारों का घालमेल करते हुए केसरी 2 की पटकथा लिखी गई है। तो अब हम इतिहास में न जाएं, मैंने आपको बहुत मोटा मोटा बताया है। अगर आपकी सच को जानने में दिलचस्पी हो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बहुत सारी किताबें हैं, बल्कि ओडवायर ने एक किताब तक लिखी है जिसमें भारत में उसके क्या अनुभव थे वो उसने लिखे हैं। उसमें भी जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा जिक्र आया है। फिल्में और भी हैं इस मामले पर, वो सब आप देख सकते हैं। मगर अगर अक्षय कुमार की इस फिल्म की बात करें तो बहुत सारी चीजें इसमें मनगढ़ंत होने के साथ साथ ये फिल्म बहुत ड्राई है। जगजीत सिंह की आवाज में कृष्ण बिहारी नूर की एक गजल आपने जरूर सुनी होगी, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इसी में एक आगे शेर आता है, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सच का मामला बिल्कुल ऐसी ही है, खरे सोने जैसा। तो इस फिल्म में हमको यही देखने मिलता है कि झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब ऐसी फिल्म को देखने से आपको क्या हासिल होगा ये आप खुद तय कर लीजिए न, जिसमें इतिहास को सही तरीके से दिखाया गया है। और अगर आप मनोरंजन की बात करते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलता। अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस पर ये फिल्म बनी है इसके बारे में वाकई जानना चाहते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारी किताबें मिलेंगी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और सिनेमा भी मिलेगा। उसके लिए इस फिल्म को देखने का कोई औचित्य नहीं है। रही बात अक्षय कुमार की, अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो जरूर आप देख सकते हैं। अक्षय कुमार के साथ लगातार इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि उनकी हर फिल्म जब आती है तो कहा जाता है फिल्म में तो मजा नहीं आया, लेकिन अक्षय कुमार ने काम बहुत अच्छा किया। हालांकि मेरा ये मानना है, इस फिल्म को देखकर भी मुझे लगा कि वो एक ही जैसा अभिनय करते हैं, एक ही जैसे एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर आते हैं, एक ही जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, किरदारों के सिर्फ नाम बदल जाते हैं। तो इस फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है जिसको अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। और जहां तक देशभक्ति का भी मामला है तो देशभक्ति आपकी कितनी ही सच्ची हो मगर इतिहास भी आपको सच पता होना चाहिए। इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकालो वाले इस दौर में इतिहास के साथ क्या हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। तो ये फिल्म कुछ उसी तरह की है। फिल्म में फिल्म जैसा कुछ खास है नहीं, इतिहास को एक खास तरीके से लिखने बताने की कोशिश की गई है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जो मैंने आपसे कहा ये मेरी अपनी राय थी, आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।